आज हम लोग क्लास 12th मैथ का फर्स्ट चैप्टर से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है रिलेशन इन फंक्शन। इसमें हम पहले जो रिलेशन टॉपिक है उस पे हम बेस्ड कम से कम 20 से 25 या 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अलग अलग पैटर्न का होगा। उसके बाद हम लोग जो फंक्शन है फंक्शन पे भी बेस्ड 25-30 क्वेश्चन करेंगे, जो कि उसके अलग अलग पैटर्न पे आधारित होगा। एक बार हम शॉर्ट टर्म में आपको रिलेशन बता देते हैं, उसके बाद हम उसके कॉन्सेप्ट को समझा के उसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि मान लीजिए अगर ए एक सेट है और ये बी एक सेट है। मान लीजिए ए में लड़कों का नाम है, लेट्स मान लीजिए ए लड़का है, बी लड़का है, सी लड़का है, ये मान लीजिए लड़कों का नाम है। और बी में जो है इसके पिता का नाम राम है। तो हम कह रहे हैं आपको ए से बी पे रिलेशन बनाइए। तो आप कैसे बनाते थे? ये रिलेशन बनाते ए से बी पर, जिसको आर से लिखते थे, और ये लिखा कैसे जाता था? आर सच दैट रिलेटेड टू ए टू बी। जब आप इसको सेट के रूप में लिखते थे तो कैसे लिखते थे कि आर इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगाते थे, करली ब्रैकेट। उसके बाद लिखते थे अगर ये रिलेशन कैसे हो, ए से बी पर हो तो मतलब ए रिलेटेड टू बी। अगर ये लड़का है, मान लीजिए इस पर हम लिख ले रहे हैं ये पुत्र है, नीचे लिख ले रहे हैं ये जो सेट है ये पुत्र है, और ये सेट जो है ये पिता है। मतलब सेट ए में क्या है? लड़के हैं, और सेट बी में क्या है? पिता है। तो पुत्र का पिता से संबंध जो होगा उसको हम आर द्वारा लिखेंगे, और इसको लिखेंगे कैसे कि ए जो है ए रिलेटेड टू है किससे? राम से। फिर इसी तरह से दूसरा लिखेंगे बी रिलेटेड टू किससे? राम से। बी रिलेटेड टू राम, मतलब ए राम का लड़का है, बी भी राम का लड़का है। अगर इसी का रिलेशन सी के साथ भी है तो हम लिखते थे सी भी राम का लड़का है। और इस तरह से हम एक रिलेशन मिल जाता था, और ये एक सेट का निर्माण करता था। चाहे तो आप इसका दूसरा नाम सेट का नाम दे सकते थे। ये हमने रिलेशन बनाना सीखा था। उसके बाद हम इसको क्या कहते थे? इसको हमें बोलते थे ये है हमारा प्रांत। समुच्चय ए में जो भी हमारे पास अवयव होते थे उसको हम प्रांत कहते थे। इसमें जितने भी अवयव होंगे, अगर मान लीजिए एक अवयव था तो एक, अगर मान लीजिए 2 4 6 जो भी अवयव होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते? प्रांत, सॉरी सहप्रांत। सहप्रांत। और इसमें एक और शब्द आता है परिसर। परिसर, तो परिसर क्या होते थे? तो सहप्रांत में सिर्फ वे अवयव लिए जाते थे जो कि ए से बी पर परिभाषित हो। मान लीजिए अगर इसमें एक और नाम होता, क्या? श्याम। श्याम, तो हम कहते हैं इसमें परिसर क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि ए का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि इस श्याम से रिलेटेड हो, तो इसका परिसर सिर्फ राम होगा, क्योंकि राम ही है जो बी में समुच्चय बी में जो कि ए से रिलेट कर रहा है। तो परिसर क्या होता है? परिसर सिर्फ इसमें वे अवयव होते हैं जो कि ए से समुच्चय ए से रिलेट करते हैं। ये हमने आपको बता दिया था, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। इसके बाद हम क्या समझते थे कि हमारे पास जो संबंध के प्रकार होते हैं, ये था हमारा संबंध। ये संबंध का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे हम समझ रहे हैं संबंध के प्रकार। हमने संबंध को प्रकार में आपको 4 तरीके के संबंध का प्रकार बताया था। ये हमारे संबंध के प्रकार, जिसमें पहला हमने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य संबंध। इसको हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। ये था हमारा पहला। इसमें हमने क्या बताया था आपको कि मान लीजिए ए कोई एलिमेंट है और उसका ए से ही जो रिलेशन निकलता है उसको हम कहते थे स्वतुल्य संबंध। ये कैसे बनता था? मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक सेट ए है, यहाँ पे एक सेट, ये कैपिटल ए लेते हैं क्योंकि सेट को हमेशा कैपिटल ए द्वारा लिखा जाता है। ये कैपिटल सेट बी है, और ए से बी पर कोई हम रिलेशन बना रहे हैं। तो ए में मान लीजिए अगर ए बी सी अवयव है और बी में भी ए बी सी अवयव है, तो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ और सी का सी के साथ जो रिलेशन बनता है उसको हम कहते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो यहाँ पे ए का ए के साथ क्या बनेगा? तो ऐसे बन सकता है ए रिलेटेड टू ए या बी रिलेटेड टू बी। इस प्रकार से हमारा संबंध बनेगा। ये आर इक्वल टू, ऐसे हम बना सकते हैं, बी से सी से सी का बना सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या बनाते थे? स्वतुल्य संबंध। दूसरा जो हमारा प्रकार था वो था हमारा सम्मित। सम्मित क्या होता था? सम्मित होता था सम्मित संबंध। ये हमारा दूसरा था। ये कैसे था कि यदि x
यहाँ पे लिख लीजिए आप किनारे। इसको आप हमेशा याद रखिएगा, यही हमें इसी के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, दूसरा क्या था हमारा यहाँ पे x रिलेटेड टू y, या आप ये a के रूप में लिए हैं तो a के ही रूप में ले लीजिए कि a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू a। ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। इसका दूसरा प्रकार ये जो था a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू a, अगर इस प्रकार का हमारे पास संबंध होगा तो उसको हम सममित संबंध कहते थे। इसका क्या मतलब था, इसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए समुच्चय a है, ये समुच्चय b है, इसमें भी a b c अवयव हैं, इसमें भी a b c अवयव हैं, तो a का किसके साथ, b के साथ, a का संबंध b के साथ, समुच्चय a से b पर, समुच्चय a से b पर a का संबंध b के साथ, फिर से समुच्चय a से b पर b का संबंध, किसका, b का संबंध अगर a पे पाया जाता है तो उसको हम कहेंगे सममित संबंध। आप देख रहे हैं कि a रिलेटेड टू b और b रिलेटेड टू a, इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते थे, सममित संबंध। तो आप यहां से निकाल सकते थे क्या कि r इज इक्वल टू a कॉमा b एंड b कॉमा a, इस प्रकार से हम वहां पे रिलेशन निकाल सकते थे। तीसरा हमने क्या आपको बताया था, स्वतुल्य सममित संक्रामक, संक्रामक, ये हमारा संक्रामक था। तो संक्रामक संबंध क्या होता है, ये हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं एक बार, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन बनता है बहुत ही इजी वे में। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि यदि a रिलेटेड टू b, a रिलेटेड टू b हो एंड b रिलेटेड टू c हो, तो ये जो आपस में रिलेशन बन रहा है a रिलेशन b, a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, तो इसका अगर a रिलेटेड टू c संबंध बनता है तो हम उसको कहते थे संक्रामक संबंध। यदि हम सिर्फ इतना छोड़ दें कि a रिलेटेड टू b, तो ये भी अपने आप में एक संक्रामक संबंध होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं यदि a अकेले है a रिलेटेड टू b, तो ये भी एक प्रकार का संक्रामक संबंध होगा। यदि b रिलेटेड टू c, ये दोनों मिल जाए तो भी एक प्रकार का संक्रामक संबंध होगा। लेकिन अगर ऐसा मिल जाए कि a रिलेटेड टू c नहीं हो, मतलब अगर a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू c है लेकिन a रिलेटेड टू c नहीं है, तो वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। बस यही एक कंडीशन है। अगर ये a रिलेटेड टू c हो गया तब भी वो संक्रामक होगा। यदि सिर्फ a रिलेटेड टू b है तो भी वो संक्रामक होगा। यदि सिर्फ b रिलेटेड टू c है, इन दोनों को एक साथ ले लें, ये a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c, सिर्फ अगर इतना है तो भी वो संक्रामक संबंध होगा। ये हमने आपको संबंध के प्रकार बता दिए थे। और चौथा हमने आपको क्या बताया था, हमने चौथा आपको बता दिया था कि एक होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध में क्या होता है, तुल्यता संबंध में हमारी ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, 1 2 3 4, सॉरी 3 है, ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होता है, मतलब इसी के अंदर आता है। जब ये तीनों प्रॉपर्टी शो हो जाता है तो उसी को हम कहते थे तुल्यता संबंध। ये तो था हमारा संबंध से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। अब हम इतना ही पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए अब हम क्वेश्चन को उठाते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन लिया हमने। इस क्वेश्चन को हमने कैसे सेट किया है कि हम मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय A है जिसमें 1 2 3 अवयव हैं, और ये जो समुच्चय है इस पे एक रिलेशन है जो कि A से A पर ही परिभाषित है। तो इसको आप अगर मैप के द्वारा समझना चाहते हैं या आप डायग्राम के द्वारा समझना चाहते हैं तो कैसे समझेंगे, आप इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए ये हमारे पास A है, 1 2 3 है, और ये भी हमारे पास A है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है। ये A है, ये भी A है, ये A से A पर परिभाषित है, क्या इसको कहते हैं R। तो हमने आपको बताया क्या था कि स्वतुल्य होने के लिए, स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि A रिलेटेड टू A होना चाहिए, या अगर और भी एलिमेंट हैं तो उसको ले लेते हैं कि B रिलेटेड टू B होना चाहिए, या और भी एलिमेंट हैं तो C रिलेटेड टू C होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। दूसरा हमने क्या बताया था आपको, सममित। सममित में हमने क्या बताया था
कि यदि ए रिलेटेड टू बी है, यदि ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। इसी तरह से और भी अगर एलिमेंट है तो उसका भी होना चाहिए। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद बहुत ही आसानी से आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। संक्रामक में हमने आपको क्या बताया था कि यदि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी होगा। ये हमने आपको बताया था। उसके बाद जो स्वतुल्य होता है, जो तुल्यता संबंध होता है, उसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि या जो हमारे पास इससे प्राप्त ये पहला रिलेशन है ये किस प्रकार का है, स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। अब इस बात को हम चेक करते हैं। तो हमारे पास स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि खुद के साथ रिलेशन बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वन का वन के साथ रिलेशन बन रहा है। और स्वतुल्य में दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि दोनों सेट में जितने एलिमेंट हैं उन सबका खुद में रिलेशन बनना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि वह स्वतुल्य है। अगर मान लीजिए सिर्फ एक का बन गया, एक से एक का, और ये दो से दो का बन गया लेकिन तीन से तीन का नहीं बना, तो परिभाषित ही नहीं है, वह स्वतुल्य होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का है कि आर जो फंक्शन है वो ए से ए पर परिभाषित है और क्वेश्चन में एलिमेंट भी दे रखा है 1 2 3, मतलब ए में भी 1 2 3 एलिमेंट है, इस ए में भी 1 2 3 एलिमेंट है और इन सबका सबके साथ रिलेशन है। ठीक, तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो ये बताइए यहाँ पे वन का वन, मतलब इस वन का वन के साथ कुछ रिलेशन है, वन का टू के साथ है, इस वन का टू के साथ है। इस बात को हम अभी चेक ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम स्वतुल्य चेक कर रहे हैं। स्वतुल्य में खुद का खुद से रिलेशन चेक करेंगे। तो दो का दो के साथ हमको रिलेशन चाहिए, एक का एक के साथ चाहिए, तीन का तीन के साथ चाहिए। तो एक का एक के साथ मिल गया, एक का दो के साथ मिल गया, इसको हमको नहीं चाहिए। एक का तीन के साथ मिल गया, इसको भी नहीं चाहिए। दो का दो के साथ मिल गया, दो का दो के साथ मिल गया। हम जानते हैं कि बी का अगर बी के साथ मिल जाए या दो का दो के साथ मिल जाए तो भी उससे तुल्य संबंध होता है। तो दो के साथ दो साथ मिल गया तो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, और तीन का तीन के साथ भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो ये किस प्रकार का है? स्वतुल्य है। ये स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक, इसी में दूसरा प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं कि क्या ए का बी के साथ, बी का ए के साथ है, मतलब ए का यहां पे है, ए का वन का टू के साथ, लेकिन वन का टू के साथ, लेकिन कहीं पर भी आप ये नहीं देख रहे हैं कि टू के वन का साथ है, क्योंकि इसका रिवर्स यहाँ पे देखिए, अगर ए का बी के साथ है तो बी का ए के साथ होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे वन होता तो वन का टू के साथ है तो टू का भी वन के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ वन का टू के साथ है, लेकिन कहीं पर भी टू का वन के साथ नहीं है। तो इसमें ये दूसरा जो है ये तो होगा, लेकिन ये सम्मित नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? सम्मित नहीं होगा। अब हम संक्रामक पे आते हैं। संक्रामक के लिए क्या है कि ए का बी के साथ होना चाहिए। तो देखिए ए का मतलब वन का टू के साथ है, बी का सी के साथ होना चाहिए, दो का तीन के साथ होना चाहिए, नहीं है। ये मान लीजिए अगर एक है वन, अगर आप ए को वन ले लेते, बी को टू ले लेते, अगर सी को तीन ले लेते, सी को हम तीन ले लेते, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक का दो के साथ रिलेशन चाहिए। फिर यहाँ से देखिए बी का मतलब दो ही है, तो यहाँ पे भी एक और हम दो लिख लेते हैं चाहे समझने में आसानी हो। तो यहाँ देखिए एक का दो के साथ चाहिए, दो का तीन के साथ चाहिए। यहाँ पे एक का दो के साथ है, लेकिन देख रहे हैं आप दो का कहीं तीन ये साथ है, दो के तीन का साथ नहीं है। लेकिन पहला सेटिस्फेक्शन है, हमने आपको शुरू में ही बताया था, अगर सिर्फ ए रिलेटेड टू बी हो तो भी वो संक्रामक संबंध होता है। अगर ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होता है कि वह अगर ए के जगह पे वन हो गया और सी के जगह पे तीन हो गया, अगर ये वाला नहीं होता है तब हम कहेंगे कि ये जो संक्रामक संबंध नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ पहला वाला पाया जाता है कि वन रिलेटेड टू बी है, वन रिलेटेड टू टू है, तो उसको हम कहेंगे कि एक संक्रामक संबंध। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा ये हमारा संक्रामक होगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये वाला हमारा होगा। फिर से हम एक बार इसको दोबारा बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, कि यदि ए रिलेटेड टू बी सिर्फ इतना ही मिल जाता है तो भी हम कहेंगे कि वे संक्रामक है। यदि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी मिल जाता है तो भी हम कहेंगे संक्रामक है। लेकिन अगर ये मिल जाता है, ये मिल जाता है और ये नहीं मिलता है कि ए रिलेटेड टू सी नहीं मिलता है,
तब वो संक्रामक नहीं होगा। अगर ए रिलेटेड टू सी मिल जाता है तब भी वो संक्रामक होगा। तो संक्रामक होने के लिए 3 कंडीशन क्या मिल गया कि अगर सिर्फ ए रिलेटेड टू बी हो तो भी होगा, यदि बी रिलेटेड टू सी हो तो भी होगा, यदि ए रिलेटेड टू सी हो तो भी होगा। लेकिन अगर ये दोनों हो जाए और ये लास्ट वाला ना हो कि ए रिलेटेड टू सी ना हो तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या ये है संक्रामक या सममित या स्वतुल्य है। देखिए 1 का 1 के साथ है लेकिन 2 का 2 के साथ नहीं है। हमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो ये जरूरी है कि 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए और तीनों यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो पहली बात तो ये स्वतुल्य है नहीं, इसको हम स्वतुल्य कहेंगे नहीं, ये स्वतुल्य नहीं है, कांटा मार दीजिए इसको। दूसरा क्या कह रहा है कि सम्मित होने के लिए ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये तो होगा नहीं, इसको हटा दीजिए। एक का रिलेशन 2 के साथ है और वही रिलेशन 2 का ए के साथ है। अगर ये ए होता ये बी होता, ये आप देखिए तो ए रिलेटेड टू बी, और अगर ये बी है तो बी रिलेटेड टू ए, मैं यहाँ बी रिलेटेड टू ए देख रहे हैं कि ए रिलेटेड टू बी भी है और बी रिलेटेड टू ए है। तो इसका मतलब ये जो है ये हमारा सम्मित होगा। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये सम्मित होगा, ये वाला रिलेशन हमारा सही होगा। तीसरा चेक करते हैं संक्रामक होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी। तो ए रिलेटेड टू बी है लेकिन बी रिलेटेड टू सी नहीं है। लेकिन अगर ये पहला कंडीशन है ए रिलेटेड टू बी तो ये भी एक प्रकार का संक्रामक होगा, इसलिए ये संक्रामक होगा। ये भी संक्रामक होगा। रेयर केस में ऐसा चांस होता है कि कोई जो हमारे पास रिलेशन होता है वो संक्रामक ना हो, लेकिन ज्यादातर जो रिलेशन होता है वो संक्रामक होता है। तीसरा क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये सिर्फ देख रहे हैं कि ए 1 का 2 से है और 2 का 1 के साथ है, लेकिन ये पहला वाला नहीं है, मतलब 1 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 3 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ दूसरा वाला है। तो दूसरा वाला जो है ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए, तो ये सिर्फ दूसरा वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ सम्मित है और साथ में साथ संक्रामक भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो हो रहा है। अब तीसरा चेक कर लेते हैं। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये होगा स्वतुल्य, ये हमारा स्वतुल्य होगा, ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा कंडीशन चेक क्या करते हैं, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, मतलब 1 का 2 के साथ अगर रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे 1 का 2 के साथ है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है लेकिन 2 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है। तो ये जो स्वतुल्य तो होगा लेकिन संक्रामक नहीं होगा। ये स्वतुल्य तो होगा लेकिन ये संक्रामक नहीं होगा, सॉरी सम्मित नहीं होगा, ये सम्मित नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं संक्रामक का। अभी तुल्यता वाला एक भी हमको मिला नहीं, तुल्यता वाला एक भी हमको मिला नहीं। तुल्यता वाला मिलने के लिए क्या होना चाहिए कि ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो होता है तो उसको हम कहेंगे तुल्यता संबंध, लेकिन अभी ये हमें एक भी क्वेश्चन मिला नहीं। ठीक, दूसरा हमारा यहाँ पे चेक हो गया। तीसरा चेक करते हैं संक्रामक का। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए कि 1 का 2 के साथ संबंध होना चाहिए, मतलब ए रिलेटेड टू बी कहीं नहीं है, बी रिलेटेड टू सी कहीं नहीं है और ए रिलेटेड टू सी भी कहीं नहीं है, लेकिन ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है। यहाँ पे देखिए ए रिलेटेड टू बी है, तो ये जो होगा ये संक्रामक होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये इसका छोटा सा क्वेश्चन था, आगे हम कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमने एक अलग प्रकार का क्वेश्चन सेट किया है, ये हम खुद अपने तरफ से क्वेश्चन सेट करके आपको समझा रहे हैं। तो ये जो हमारा रिलेशन है 5, अभी तक हमने 4 तरह के आपको रिलेशन को समझा दिया था जिसमें ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा था। हमने इसमें एक विशेष प्रकार का कंडीशन लिया। अब इसको देखिए क्या ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होगा तो ये तुल्यता अपने आप हो जाएगा।
इसी बात को हमने इसमें मेंशन किया है। हमें स्वतुल्य में क्या पता है कि ए रिलेटेड टू ए होता है, मतलब अगर 1 होगा तो 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2 और 3 रिलेटेड टू 3, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, 3 रिलेटेड टू 3 है। ये तो हो गया पहला आपका, इसका मतलब ये पहला जो है ये इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए, मतलब अगर ए का मान 1 होता और बी का मान 2 होता तो एक का रिलेशन जो 2 के साथ है वही 2 का रिलेशन एक के साथ भी होना चाहिए। बी का मान हमने 2 रखा है यहाँ पे दोनों जगह, और ए का मान हमने 1 रखा है। तो यहाँ पे देखिए 1 का 2 के साथ जो रिलेशन है वही 2 का 1 के साथ है, मतलब ये जो है ये दोनों सममित को भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हमें क्या तीसरा जो प्रॉपर्टी थी कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी अगर है तो ए रिलेटेड टू सी होगा, तब हम उसको कहेंगे संक्रामक। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो इस वाले को देखिए, ये जो है एक का अगर इसको ए माने या इसको बी माने तो एक का जो 2 के साथ है वही रिलेशन 2 का 3 के साथ है। मतलब अगर इसमें एक को आप यहाँ पे एक को आप ए माने और बी को आप बी माने तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सी का काम करेगा, मतलब 3 जो है सी का काम करेगा। एक ए का काम कर रहा है, 2 बी का काम कर रहा है तो 3 सी का काम करेगा, और यहाँ पे भी 2 है तो इसको अगर बी माने ये बी, तो आप देखिए कि ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो अब इसलिए ये दोनों तो फॉलो हो गया कि ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ। अगर हमको ये भी मिल जाए कि ए का रिलेशन सी के साथ, मतलब ए का मतलब 1 और सी का मतलब 3, अगर 1 और 3 का भी आपस में रिलेशन मिल जाता है तब हम कहेंगे कि ये संक्रामक होगा। तो इसमें है कहीं लास्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का 1 का 3 के साथ रिलेशन है, और यहाँ पे 2 का 3 के साथ रिलेशन है, और यहाँ पे 1 का 2 के साथ रिलेशन है। मतलब यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी है, यहाँ पे बी रिलेटेड टू सी है, और यहाँ पे ए रिलेटेड टू सी है, जो कि ये हमारा कंडीशन फॉलो हो गया। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा संबंध है ये संक्रामक भी है। तो अगर ये तीनों है, ये वाला क्वेश्चन अगर तीनों को सेटिस्फाई करता है, स्वतुल्य को भी, सममित को भी, संक्रामक को भी, तो ये स्वतः ही ये वाला संबंध होगा। ये वाला जो तुल्यता संबंध है ये स्वतः ही इसमें उपस्थित होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो होता है स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रामक भी होता है और तुल्यता संबंध भी होता है। ये हमारा 5वां प्रकार था।